चलो गाइस, नाउ लेट्स कंप्लीट द बैलेंस शीट स्क्रूटिनी पार्ट. ओके, वेरी सिंपल, बट चीजों को ध्यान में रखिए क्योंकि कुछ इनकम टैक्स से रिलेटेड पॉइंट्स जो मैं अभी बताने वाला हूं वो आप ध्यान में रखिएगा. इसके अलावा जब बैलेंस शीट आपके सामने खुलती है तो आपको पता चलना चाहिए, ऊपर से ही देख के पता चलना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है. वो पूरी चीजें, प्रोबेबल चीजें मैंने कवर की है सो दैट आप ये डेटा को फाइनलाइज बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे. इसके साथ साथ मैंने टैली का डेटा भी खोल के रखा है, इसकी बैलेंस शीट. तो अपन उस बैलेंस शीट के हिसाब से उसको चेक करते हैं, राइट. एक मैंने सिंपल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट लिया है. ऐसे ही आपका पार्टनरशिप का अकाउंट हो सकता है, जो जो चेंजेस होंगे रिस्पेक्टिव में बताता हूं, या फिर आपका प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो भी आपके पास एंटिटी है वो हो सकता है. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले तो आपको देखना है गाइस, जब भी आप कोई फाइनलाइजेशन चालू करते हो, सीए लोग या फिर आप अकाउंटेंट लोग या फिर जो भी आगे काम करेंगे, सबसे पहले एक पॉइंट देखना बहुत जरूरी हो जाता है. एंड दैट पॉइंट इज गाइस, लास्ट ईयर के जो बैलेंसेस है वो करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हुए. जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंसेस बने हैं क्या, ये सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा. वो बनना बहुत जरूरी, राइट. तो ओपनिंग बैलेंस को सबसे पहले लास्ट ईयर का जो 31 मार्च का आपका क्लोजिंग बैलेंसेस है वो 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंसेस होना चाहिए. वो लेजर आपको चेक करने पड़ेंगे. एवरी लेजर यू हैव टू चेक. दिस इज द फर्स्ट वर्क हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो सीए इंस्टीट्यूट ने इशू किए, वो सबसे पहले बताता है कि सबसे पहले तो आप ओपनिंग बैलेंसेस चेक करो. ओके, वो होने के बाद हम पहले कैपिटल अकाउंट में चलते. अब कैपिटल अकाउंट में क्या रहता है? कैपिटल अकाउंट इज मतलब वो जो प्रोप्राइटर है, वो प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट ये होता है. मतलब उसकी कितनी वेल्थ है, ये वो सजेस्ट करता है. उसने कितना पैसा बिजनेस में लगाया, भांडवल जिसे बोलते अपन, है ना. तो वो कितना पैसा उसने लगाया बिजनेस में, वो पूरी चीजें यहां पे दी हुई है. अब यहां पे जो भी आपके पर्सनल नेचर के एक्सपेंसेस है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, पर्सनल नेचर के एक्सपेंसेस या फिर जैसे इनकम टैक्स. आपको मालूम है इनकम टैक्स इज अ पर्सनल नेचर एक्सपेंसेस. द रीजन बीइंग क्योंकि वो आपकी लाइबिलिटी है, आपकी लाइबिलिटी जो आपको पे करना है. बिजनेस की नहीं, आपकी खुद की लाइबिलिटी मानी जाती है प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में. ओके, इसके अलावा जो भी इनकम बिजनेस को छोड़ के अदर सोर्सेस की इनकम है, हो सकता है इंटरेस्ट इनकम है, आपकी एफडीआर का इंटरेस्ट है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, डिविडेंड इनकम है, शेयर्स पे डिविडेंड इनकम है, तो वो भी आप डायरेक्ट कैपिटलाइज कर सकते हो, कैपिटल में लेके जा सकते हो. क्योंकि वो पूरा पैसा किसे मिला है, वो पूरा पैसा प्रोप्राइटर को मिला है, राइट. तो आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हो, कैपिटल में लेके जा सकते हो. ओके, तो वो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा. इसके अलावा आपको ड्राइंग की एंट्री भी होना जरूरी. ड्राइंग मतलब क्या कि रेगुलर इंटरवल में गाइस, ये सब चीजें आपने सुनी होगी. ड्राइंग मतलब आपको आपका घर बार चलाने के लिए पैसे लगेंगे ना. बीवी बोलेगी किराना लाओ, तो कहां से लाओगे? तो आपके बिजनेस से ही पैसा निकाल. अरे बिजनेस कर क्यों रहे? कमाने के लिए, और वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के. तो ये अपनी जरूरतें के लिए जो पैसा अपन बिजनेस से विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं, उसे हम ड्राइंग बोलते हैं. तो वो ड्राइंग की भी एंट्री होना जरूरी है, क्योंकि हम अपना ऑफकोर्स होना जरूरी है भाई. क्योंकि जब आप टैली का डेटा फाइनल करोगे तो हमने हमारे घर के लिए भी तो कुछ खर्चा निकालना जरूरी है ना. जब आप बैंक लोन लेने के लिए जाते हो ना, ये सब चीजें बैंक बराबर देखती है कि भाई आपका इनकम कितना है, इतना पैसा आपको घर खर्चे के लिए रहेगा, फिर जितना बचेगा उसमें आपकी ईएमआई बैठेगी क्या, ये सब चीजें बैंक चेक करती है, राइट. आप अरे ऑफकोर्स आपका रिटर्न आपने भरा 10 लाख का, तो ऐसा मान के चलते कि 10 लाख में आपको 3, 3.5, 4 लाख रुपए तक, 30-40% तक आपको घर बार चलाने में लगेगा, ड्राइंग लगेगा. उसके ऊपर का पैसा फिर वो लोग देखते हैं कि भाई अब इसकी ईएमआई बैठती है क्या, जो भी आप लोन डिमांड करोगे, राइट. तो ये ड्राइंग होना जरूरी है. एग्रीकल्चर, आपके पास खेती हो सकती है, तो एग्रीकल्चरल इनकम, उससे रिलेटेड एग्रीकल्चर इनकम क्रेडिट होगी क्योंकि इनकम है. एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस डेबिट्स होंगे, उसी में कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट. फिर आप आपके बच्चे की ट्यूशन फीस भरेंगे, है ना. हो सकता है आपकी ट्यूशन फीस होंगी आपके बच्चों की, एलआईसी का प्रीमियम, म्यूचुअल फंड, ये सब पूरे एडजस्टमेंट जो अदर सोर्सेस वाले होते हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं, वो हम कैपिटल अकाउंट में डालते. तो वही देखो यहां पे लिखा है, देखो, चेक वेदर द इनकम ऑफ अदर हेड्स लाइक एग्रीकल्चर इनकम है, सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, एफडी है, ये सब आपका कैपिटल अकाउंट में है क्या, ये सब चीजें आपका कैपिटल अकाउंट में आपने डले है क्या, ये सब चेक करो. ऑल्सो चेक द एक्सपेंसेस लाइक पर्सनल एक्सपेंसेस नेचर के, लाइक मेडिक्लेम आपने पे किया होगा, मेडिक्लेम अपन करते, ये करना चाहिए, बहुत जरूरी रहता है गाइज. ये सब चीजें ध्यान में रखो, ये मेडिक्लेम वगैरह आप लोगों ने लेना ही चाहिए. आई वुड सजेस्ट
मेडिक्लेम अगर आपका नहीं, देखो बहुत सिंपल बात मैं आपको समझाता हूं 2 मिनट में ना, थोड़ा सा टॉपिक से डाइवर्ट है लेकिन आपको समझाना मैं समझता हूं बहुत जरूरी। आदमी पैसा क्यों कमाता है आपको मालूम है? आप कभी सोच के देखना, एक जगह बैठो, ऐसे आराम से बैठो और सोच के देखो कि हम पैसा क्यों कमाते हैं। आपको मालूम है सिर्फ 2 चीजों के लिए आदमी पैसा कमाता है। नंबर 1, अगर मतलब पैसा कमाता है मतलब कमाने के बाद सेव करके रखता है। आई मीन टू से सेव करना, जो भी पैसा आपने कमाया उसको अपन सेविंग करके रखते हैं ना, कहीं LIC में डालते हैं, तो कोई FD फिक्स डिपॉजिट करके रहते हैं, कोई म्यूचुअल फंड में डालता है, कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, कोई जमीन में इन्वेस्ट करता है। तो ये सब चीजें पैसा कमा के हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं? तो इसके 2 रीजन है। नंबर 1, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आप पे आई, हो सकता है किसी पे भी मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, बड़ा खर्चा लगा अपने को, तो फिर ऐसे समय अपने पास पैसा होना चाहिए। ये एक रीजन हो सकता है मेडिकल इमरजेंसी। और दूसरा हो सकता है कि हम जो कमाने वाला पर्सन है वो ही ना रहा तो। गाइस ये सुनना आप बहुत सारे लोग फॉरवर्ड करते, गलती से भी फॉरवर्ड मत करना जो मैं बता रहा हूं अभी, रादर ये तो सिलेबस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो चीज मैं अभी आपको बता रहा हूं। ओके, तो अगर हम नहीं रहे, मतलब हम परमानेंट रिटायर हो गए, है ना, परमानेंट रिटायर्ड हो गए, तो फिर हमारी जो फैमिली है उसका क्या होगा? एक तो हम बीमार हो गए या फैमिली मेंबर बीमार हो गए तो उनके लिए मेडिक्लेम, और दूसरा हम अगर परमानेंट रिटायर हो गए मतलब हमेशा के लिए चले गए, भगवान के पास चले गए, तो हमारे फैमिली का क्या होगा? बस ये 2 चीजें हैं गाइज जिसके लिए इंसान सोचता है कि मैंने पैसा कमाने के बाद सेव करके रखना चाहिए। मैं आपको बोलूं बहुत सिंपल है, आप कमाने के बाद सेव करने के वजह अगर आप इंश्योरेंसेस ले लेते हो ना, जैसे मेडिक्लेम, मेडिक्लेम अगर ले लेते हो आप, हार्डली मतलब अगर आप 30-40 के एज के बीच में हो तो आपका साल का 3-4 लाख रुपए का खर्चा जो मेडिक्लेम कंपनी करती है ना, उसका प्रीमियम हार्डली आपका 18-20 हजार रुपए आएगा, 18-20 हजार। लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ, देखो देर इज डिफरेंस बिटवीन मेडिक्लेम एंड टर्म इंश्योरेंस। मैं भी समझाता हूं आपको मेडिक्लेम क्या होता है। मेडिक्लेम मतलब आप अगर बीमार पड़ गए तो दवाखाने का जो खर्चा है वो इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी, राइट? तो उसका 18-20 हजार का साल का प्रीमियम, ईयरली प्रीमियम, सोचो ईयरली, मंथली नहीं। लेकिन आपके पीछे झंझट ही नहीं, 18-20 हजार का आपका प्रीमियम जाएगा लेकिन 3-4 लाख रुपए का आपको कवर मिल जाएगा। मतलब आपके फैमिली को कुछ हो गया ना तो ये 3-4 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी ही आपको दे दे। आप सोचो, तो 18-20 हजार साल का आपको एक बार इन्वेस्ट करना है। ओके, एक बार इन्वेस्ट करना है, और अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो वापस मिलेंगे क्या सर? अरे नलायक लोग, मतलब कुछ हुआ तो भी पैसे देंगे और कुछ नहीं हुआ तो वापस देंगे, फिर उनको क्या मिलेगा? उनको क्या मिलेगा? अरे ऐसा थोड़ी होगा भाई। आप यही चीज गाड़ी के इंश्योरेंस के बारे में नहीं सोचते हो। गाड़ी का इंश्योरेंस क्यों करते हैं हम लोग? गाड़ी का इंश्योरेंस वो तो इससे भी ज्यादा लगता है, 18-20 हजार से भी ज्यादा लगता है। गाड़ी का इंश्योरेंस इसलिए करते हैं क्योंकि आपको मालूम है साला हमको पुलिस पकड़ लेगा तो इसलिए अपन उसका इंश्योरेंस करते हैं, लेकिन अपनी जान का इंश्योरेंस हम नहीं करते। यही तो प्रॉब्लम है हमारे यहां इंडिया में। तो दिस इज मेडिक्लेम। और टर्म इंश्योरेंस होता है कि अगर हम नहीं रहे, टर्म इंश्योरेंस होता है अगर हम नहीं रहे तो फिर हमारे फैमिली को वो लोग पैसा देंगे। तो अगर ये जो टर्म इंश्योरेंस रहता है वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के बेसिस पे रहेगा कि आप इनकम टैक्स रिटर्न कितने का भरते हो। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न ऑल्सो। आप खुद के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए गाइस, राइट? तो इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करेंगे ना तो ये आपको, ये जो मैं बता रहा हूं टर्म इंश्योरेंस, ये भी आप 1-1.5 करोड़ रुपए का ले सकते हो एट द कॉस्ट ऑफ 20-25 हजार। 1-1.5 करोड़ रुपए का आप टेलीविजन सेट पे एडवर्टीजमेंट देखते होंगे, सुनते होंगे, राइट? 1-1.5 करोड़ रुपए का। तो अगर आप नहीं रहे तो आपके फैमिली को 1-1.5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो वो लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे अपनी फैमिली, जो वाइफ है, बच्चे, वो अपने पैर पे खड़े होने तक उनको ये अमाउंट सफिशियंट होगा। अरे राइट, और आपको कुछ नहीं हुआ तो इसका देखो, दोनों के अलग अलग प्रीमियम, मेडिक्लेम का अलग और इसका अलग। आपको कुछ नहीं हुआ तो दोनों पैसे आपके डूब गए। मैं तो हमेशा चाहूंगा कि मेरा पैसा डूबना चाहिए भाई। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वो मेरा 18-20 हजार रुपए जो गया उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। मैं क्या, कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा, आप भी नहीं चाहेंगे। अरे हमने अब देखो, अगर आपने ये इंश्योरेंसेस करके रखे कि आप बीमार हो गए तो आपको मेडिक्लेम है, और आप अगर चले गए तो आपके पास टर्म इंश्योरेंस है, तो अब आपको पैसा जमा करने की क्या जरूरत है? बताओ क्या जरूरत है आपको? अब जो भी पैसा कमाओ अपने फैमिली के साथ मस्त एंजॉय करो, घूमने जाओ, बच्चों को बुक्स लेके दो, खिलौने लेके दो, जो भी आपको करना है, जो भी आपके मन की इच्छा है वो करो, मूवी देखने जाओ, सब कुछ करो। और लोग क्या करते, लोग सिर्फ इन्वेस्ट करते जाते। अरे नला, क्यों इन्वेस्ट करते अपन? ये फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते। तो ये 2 चीजें अगर आप ध्यान में रखें ना, मेडिक्लेम और टर्म इंश्योरेंस, तो आपको मजा आएगा।
गाइज ये पक्का करना, ये 2-2.5-3 मिनट का जो लेक्चर है ना, ये शायद ये मेरे पूरे लेक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके लाइफ को सेव कर सकता है। मैं एक बार डिस्क्लेमर दे दूं, मेरी कोई भी मैं एजेंट नहीं हूं। लोगों को लगेगा अरे साला ये एजेंट होगा इसलिए बता रहा हूं, है ना। मैं कोई भी प्रकार का एजेंट नहीं हूं, मेरे पास ये इंश्योरेंसेस नहीं निकलते हैं। मैं पूरा डिस्क्लेमर दे देता हूं भाई। फिर आप बोलेंगे कि ओ यार आशीष सर इसके साथ ये भी चालू कर रहे हैं क्या अभी हमको। बेटा मैं ये सब नहीं करता, ओके। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ प्रोफेशनल पर्सन, ओके। तो आपके फायदे के लिए मैंने ये सब बताया। नाउ देखो, कैपिटल अकाउंट हमने देख लिया। चेक वेदर ड्रॉइंग एंट्री इज देयर इन प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। ड्रॉइंग अकाउंट, ड्रॉइंग मतलब आपने पैसा निकाला है क्या, ये प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में रहेगा, तो ये सब एंट्रीज रहते हैं। देखो एडवांस टैक्स पे किया, टैक्स पर्सनल एक्सपेंस तो इधर आएगा। टैक्स पे किया, कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है, टैक्स पे किया उसकी एंट्री आएगी। एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस, इनकम क्या है, ये कैपिटल अकाउंट है जिसमें प्रॉफिट ट्रांसफर किया था। याद है आपको प्रॉफिट ट्रांसफर किया था, वो एक कैपिटल अकाउंट है। देखो लास्ट में हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया था, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था। इस साल का 1 करोड़ 2 लाख का प्रॉफिट, राइट। तो यहां आ गया आपका कैपिटल 2 करोड़ 74,22,153 रुपीज हो गया, ओके। देन ड्रॉइंग्स मैंने बताया आपको 3,60,000 का बहुत कम ड्रॉइंग है, और बढ़ाना चाहिए। मतलब हमने एंट्री, मतलब उसको लगा होगा पैसा तो डालना चाहिए आपने। ये सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पूरे, और LIC का प्रीमियम। यहाँ पे ट्यूशन फीस वगैरह नहीं दिया, नहीं होंगे इसको बच्चे, इसलिए नहीं है। जरूरी है क्या, ये आना ही चाहिए, ऑफ कोर्स नॉट। देन कमिंग टू लोन, अब आते हैं लोन पे, ओके। चल लोन में 2 प्रकार के लोन हो सकते, एक सिक्योर्ड लोन हो सकता है, एक अनसिक्योर्ड लोन हो सकता है, राइट। सिक्योर्ड लोन मतलब जो आपने गिरवी रख के या सिक्योरिटी रख के जो लोन लिया, जैसे बैंक से अपन लोन लेते, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक से जो लोन लेते, वो लोन होता है सिक्योर्ड लोन, ओके। क्योंकि वहां पे हमको कुछ गिरवी रखना पड़ता है, मॉर्गेज रखना पड़ता है, तो इसे हम सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। तो सिक्योर्ड लोन में तो आपको क्या चेक करना है, बेसिकली हमेशा याद रखना है कि आपने EMI प्रॉपरली पे की है क्या। जैसा देखो ये बैंक OD है, बैंक का ओवरड्राफ्ट है, तो ये 3 बैंक से इनका ओवरड्राफ्ट है। जितने भी बैंक से आपको चेक करना है, हर बैंक में आप एंट्री चेक करो कि प्रॉपर रीपेमेंट हो रहा है क्या। ये देखो ये ODCC होगा, तो इसलिए हमने ये क्रेडिट मतलब ये पैसा उठाया है, और डेबिट मतलब इतने का रीपेमेंट किया, तो ये आपका यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो रहा है क्या हर महीने। फिर ये दूसरा टर्म लोन है एक, तो ये टर्म लोन प्रॉपर चल रहा है क्या। देखो जैसे अब इसमें देखो, अब देखो हर महीने, देखो इस स्क्रूटनी वाले पॉइंट्स में कैसे देखना है आपको। हर महीने देखो ये 12,000 का EMI जाता है आपका, राइट। और ये बीच बीच में आपने ये पैसे पे किए होंगे, तो अभी देखो ये एकदम से 968 ऐसा क्यों आ गया, ये अमाउंट आपके ध्यान में आना चाहिए। इसको ऑड एंट्री है, तो इसको अंदर जाके आप देखो क्या है, तो ये ऐसा दिख रहा है सेंट्रल बैंक को क्रेडिट किया है, और दूसरी एक सेंटर, देखो अकाउंट नंबर अलग अलग है उसका, एक सेंट्रल बैंक 68675 वाली है, और दूसरी सेंट्रल बैंक 692293 वाली है, राइट। मतलब क्या, इसने क्या किया है कि वही बैंक से, जिस बैंक में इसका करंट अकाउंट है सेंट्रल बैंक में, उसी बैंक से लोन लिया, ओके। तो जो लोन वाला अकाउंट है ना, लोन वाला अकाउंट, जैसे लोन वाला अकाउंट मान के चलो आपका 68675 है, लोन वाला अकाउंट है, वहां से पैसा ट्रांसफर हुआ आपके करंट अकाउंट में, यहां से यहां पे पैसा ट्रांसफर हुआ, और फिर यहां से अब आप वापस ले सकते हो उसको, मतलब वहां से विड्रॉ कर सकते हो, तो वो एंट्री। तो आपको ये समझना चाहिए, है ना। तो आप ये रेगुलर फ्लो देखो एंट्री का कैसे, और ये ऑड क्यों है भाई, ऐसा एकदम से अटपटा क्यों दिख रहा है। फिर ये आपको सिक्योर लोन में चेक करना है कि इंटरेस्ट प्रॉपरली पे हो रहा है नहीं, लोन पे जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट आप प्रॉपरली पे कर रहे हो या नहीं। देखो इंटरेस्ट जो आपने ये पे किया है, हर महीने जो जा रहा है, इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, इसलिए इंटरेस्ट को डेबिट किया, सेंट्रल बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया, तो ये जो इंटरेस्ट है ये प्रॉपरली जा रहा है या नहीं जा रहा है हमारा, ये आपको चेक कर। अगर कंटिन्यूअस 90 डेज, ध्यान से सुनो, जनरल पॉलिसी क्या है, 90 डेज में आपका इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल का पेमेंट नहीं हुआ, तो ये लोन को NPA किया जाता है। NPA बैंक की भाषा में इसे बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मालूम होगा आपको। तो अगर अपन ऑडिटर है तो हम लोगों को ये रिपोर्ट करना पड़ता है कि ये अकाउंट NPA हो गया। तो ऐसा कोई मंथ दिख रहा है क्या, कंसेक्यूटिव 3 मंथ्स इन्होंने पेमेंट नहीं किया, 90 डेज तक पेमेंट नहीं किया, ऐसे आपको चाहिए। देखो यहां पे पूरा रेगुलर पेमेंट दिख रहा है ना। तो ये ऐसे आपको ये पॉइंट्स चेक करना पड़ेगा हर लोन में जाके कि प्रॉपरली रीपेमेंट हो रहा है क्या। ये देखो ये इसका OD है ना। मतलब क्या कि उसमें क्या होता है कि आपने बैंक अकाउंट से आप पैसा विड्रॉ करते हो आपके बिजनेस पर्पज के लिए, कुछ माल खरीदने के लिए, CCOD मालूम होगा, खरीदने के लिए। और फिर उसमें जैसे ही पैसा आता है, जैसे देखो मुझे कोई गुड्स परचेस करने, तो मैं ये CC यूज करूंगा, उसको पैसे दूंगा परचेस वाले को,
फिर वो माल मेरे पास आएगा, मैं उसको सेल करूंगा, सेल करने से मैं कैश लूंगा, बैंक से पैसा लूंगा और वो रिपेमेंट करूंगा। तो देखो ये वही है, 2,08,000 का मैंने लोन लिया, पहले ओपनिंग बैलेंस मेरा 69 लाख का था, अब मैंने 13,30,000 रुपए का वो महीने में पेमेंट कर दिया और वापिस 2,08,000 रुपए उसमें से निकाला, मतलब परचेसर को दिया होगा। फिर मेरा सेल हो गया, सेल होने के बाद 32 लाख का मैंने फिर लोन क्लोज किया। तो ये पैरिटी देखो, ये बराबर चल रहा है क्या? परचेज सेल की ये जो पैरिटी है ये प्रॉपर चलनी चाहिए, रेगुलरिटी है बिजनेस में, ये समझ में आता है, राइट? आपके समझ में? तो ये सब चीजें हम लोगों को सिक्योर्ड लोन में चेक करना पड़ेगा। वो एनपीए हुआ है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनपीए हुआ है क्या और प्रॉपर उसका रिपेमेंट शुरू है यार। ओके, बैंक को आप कैश में रिपे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक को रिपे करने में कोई मनाही नहीं, अपन ने देखा था रूल 6D में। फिर आते हैं अनसिक्योर्ड लोन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनसिक्योर्ड लोन। अब अनसिक्योर्ड लोन है ये, तो लोन में कौन सा बैलेंस होना चाहिए गाइस? लोन में हमेशा क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि हमने पैसा लिया है। अगर डेबिट बैलेंस है मतलब क्या, कि हमने किसी को पैसा दिया है, दैट इज लोन और एडवांसेस गिवन। तो यहां जो डेबिट बैलेंस दिख रहा है ये हमने उनको पैसा दिया होगा, हमारे अकाउंट से उनको पैसा दिया होगा। ओके, तो देखो ये सबसे पहले अपन देखते हैं ये बंदे से कितना पैसा इन्होंने लिया है, वो दिखेगा आपको। आप F12 करके ओपनिंग बैलेंसेस भी चेक कर सकते हो, F12 करो, नेट ट्रांजैक्शन ओपन करके ये आप देख सकते हो उसको। ओके, आप उसको चेक करो, देखो तो ये कैसे दिखता है, ये आपको ट्रांजैक्शन देखना जरूरी है। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, एक सेकंड। ओके, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, देखो कि ये अतुल दानेश नाम का जो बंदा है उसका 13,01,536 रुपए का ओपनिंग बैलेंस था, मतलब इतना लोन हमने ले चुके थे, राइट? अब साल भर में डेबिट किया 17,90,000, मतलब उसको रिपेमेंट किया कितने का, 17,90,000 का, और उससे 65,30,000 का फिर से लोन लिया। तो टोटल क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिख रहा है 60,41,000। तो सबसे पहले तो आप उससे कंफर्मेशन लेंगे भाई कि आपने हमें 65 लाख का इस साल में लोन दिया क्या, और ये जो लोन दिया 6530 का ये पूरा बैंक से आना चाहिए। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, इधर ध्यान दो, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो लोन टेकन है या रिपेमेंट ऑफ लोन, इट शुड बी थ्रू द बैंक चैनल। अगर किसी पर्सन से आप लोन ले रहे हो और कैश में ले रहे हो अनसिक्योर्ड लोन, तो मैक्सिमम यू कैन टेक टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000 पर ईयर पर पर्सन, पर ईयर पर पर्सन। ध्यान से सुनो, तो ये जो आप 17,90,000 रुपए का देखो, ये 17,90,000 का आपने यहां पे जो दिख रहा है आपको 17,90,000 का, इट शुड बी थ्रू बैंक एंट्री, और दूसरा भी जो है वो भी बैंक एंट्री के थ्रू होना चाहिए, जो भी लोन आपने लिया। ओके, तो देखो अपन एक बार चेक करेंगे, ऐसे आपको हर एंट्री में जाके चेक करना पड़ेगा कि कहीं कैश में तो लोन नहीं है। देखो पूरा बैंक से लेना देना, पूरा बैंक से। ये लोन शुड नॉट बी मोर देन 20,000। अगर 20,000 से ऊपर है गाइस लिया हुआ लोन कैश में आप अनसिक्योर्ड लोन 20,000 के ऊपर नहीं ले सकते। अगर लिया है तो जितना लिया उतने की पेनल्टी, मतलब आपने सामने वाले से 50,000 का लोन लिया कैश में, तो 50,000 रुपए की आपको पेनल्टी लगे। या फिर आपने रिपेमेंट भी किया तो भी आपको जितना रिपेमेंट किया उतने की पेनल्टी है। 269T सेक्शन, टी फॉर तमिलनाडु। ओके, तो देखो वहां पे लिखा है, आपको समझ में आएगा। अब देखो अनसिक्योर्ड लोन, अच्छा ये सिक्योर्ड तो मैंने बता दिया। चेक वेदर इंटरेस्ट पेड ऑन सिक्योर्ड लोन इज रेगुलर और वेदर द अकाउंट इज एनपी। देन अनसिक्योर्ड, चेक वेदर द इंटरेस्ट इज पेड ऑन अनसिक्योर्ड लोन। चेक करो क्या अनसिक्योर्ड लोन पे इंटरेस्ट पे किया है प्रॉपरली। वेदर इट इज टेकन फ्रॉम द रिलेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये रिलेटिव से लिया, जैसा देखो ये प्रोप्राइटर का नाम था दीपक दानेज, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, दीपक दानेज, और ये लोन लिया उसके भाई से अतुल दानेज, है ना, उसके भाई से लिया। तो ये जो लोन आपने लिया उसके भाई से, ध्यान से सुनना, ये जो लोन लिया उसका रिपोर्टिंग करना पड़ता है। लोन टेकन फ्रॉम रिलेटिव्स या एडवांसेस टेकन फ्रॉम रिलेटिव या ट्रांजैक्शन विथ रिलेटिव, आपने रिलेटिव के साथ ट्रांजैक्शन किया, इसका रिपोर्टिंग भी करना पड़ता है, राइट? तो वेदर इट इज टेकन फ्रॉम रिलेटिव, क्या आपने वो रिलेटिव से लिया है। वेदर द लोन इज टेकन इन अ कैश अबाउट 20,000, क्या 20,000 से ऊपर लिया फ्रॉम अ पर्सन इन अ ईयर, पूरे साल में, महीने में नहीं, दिन में नहीं। वो कैश वाला 10,000 का पॉइंट था, वो दिन का था, एक दिन एक पर्सन से। यहां पूरे साल में 20,000 के ऊपर आप लोन नहीं ले सकते एक पर्सन से, राइट? एक पर्सन से।
अच्छा, वो अतुल दानेज है, फिर नयन दानेज होगा, फिर अंकित दानेज होगा, इन सबसे 20-20 हजार लिया तो कोई दिक्कत नहीं। फिर समीर दान, सबसे 20-20 हजार दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 20,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओके, और कैश में लोन का रिपेमेंट भी नहीं चलेगा, 269T लगेगा। और लास्टली, कंफर्मेशन ऑफ द सेम शुड बी ऑब्टेन। उनसे कंफर्मेशन लो कि आपने इतना लोन हमको दिया। अरे भाई, उसके बुक्स में भी उतना पैसा व्हाइट होना चाहिए ना, 65,30,000 उसके बुक्स में भी तो होना चाहिए, तभी तो वो दे पाएगा इतना पैसा, अदरवाइज कैसे दे पाएगा? अरे राइट, तो वो भी हमको चेक करना पड़ेगा। देन करंट लाइबिलिटी वाले टैब पे आते गाइस। करंट लाइबिलिटी, अब करंट लाइबिलिटी में देखो, सबसे इंपॉर्टेंटली आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस देखना है। ड्यूटी जो आपका पेबल रिसीवेबल होगा, जीएसटी पेबल रिसीवेबल, ये पूरा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में हर मंथली आपको एंट्री पास करना है। ध्यान दो, एवरी मंथ यू हैव टू पास द एंट्री। जो भी आपके पास लाइबिलिटीज है, जो भी आपके पास लाइबिलिटी है, सेल के ऊपर, सेल आपने किया गुड्स और जीएसटी लाइबिलिटी आ गई, और आपने गुड्स का परचेस किया तो क्रेडिट आ गया, तो लाइबिलिटी माइनस क्रेडिट या तो पेबल आएगा या तो रिसीवेबल आएगा। तो उसकी हर महीने की आपको एंट्री पास करना पड़ेगा। मैंने क्या क्या बोला, देखो, सेल मैंने किया गुड्स को, मैंने लोगों से जीएसटी लिया, ये मेरी लाइबिलिटी आपको मालूम है। अब मैंने परचेस किया था, वो मेरा क्रेडिट था, तो उसमें से लाइबिलिटी में से माइनस हुआ, तो जो बचा हुआ अमाउंट है या तो लाइबिलिटी आएगा, एसेट आएगा। हर महीने की आपको सेपरेट एंट्री पास करना है ताकि आपको क्लैरिटी आए। ओके, देन प्रोविजंस, क्या क्या प्रोविजंस मार के रखे, ऑडिट फी, इलेक्ट्रिसिटी, आईटीसी क्लेम्ड या फिर सैलरी पेएबल, ये पूरे हर महीने के आपको एक्सपेंसेस मारना पड़ेगा। और सन्ड्री क्रेडिटर्स, नॉर्मली सन्ड्री क्रेडिटर्स में हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा। ध्यान से सुनना, क्या पॉइंट्स चेक करना है। क्रेडिटर्स में कौन सा बैलेंस रहता है? क्रेडिट की, भाई मुझे उसको पैसा देना है, मैंने किसी से माल परचेस किया, मुझे उसको पैसा देना है, क्रेडिट बैलेंस रहेगा। बट ऐसा तो नहीं कि वो क्रेडिटर्स में डेबिट बैलेंस है। जैसा ये देखो, जैन कंसल्टेंसीज, इसमें डेबिट बैलेंस है। मतलब क्या, इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, इसके दो मीनिंग, ये आपके समझ में आना चाहिए, राइट? क्या दो मीनिंग हो सकते हैं? या तो मैंने उसको एक्सेस पैसा देके रखा, जैन कंसल्टेंसीज को, हो सकता है एक्सेस पैसा देके रखा, या फिर मैंने पैसा दिया, उसकी एंट्री मार दी बैंक से, मैंने पैसा दिया बैंक से, उसकी एंट्री मार दी, बट मेरी परचेस बिल की एंट्री मारना छूट गया। मतलब जैन कंसल्टेंसीज को डेबिट तो कर दिया, डेबिट कर दिया, बट उसका बिल ही नहीं आया, बिल नहीं आया, या फिर बिल आ गया लेकिन क्लाइंट ने मुझे नहीं दिया, तो उसका बिल मारना रह गया और मैंने पेमेंट की एंट्री मार दी बैंक से। बैंक एंट्री मारी तो बैंक में दिख रहा है बराबर बैलेंस, बट उसके बिल की एंट्री में मारना भूल गया, ऐसे हो सकता है। तो आपको यहां से ये चेक करना पड़ेगा। अरे समझे? और हर ये जो क्रेडिटर है, क्लाइंट से आप कंफर्मेशन लो कि भाई इनका इतना ही बैलेंस बचा हुआ है ना, जो क्रेडिट बैलेंस मेरे बुक्स में दिख रहा है, मैंने जो एंट्री मारी, जैसे ये गजेंद्र छोटे, इसका 1,54,314 रुपए देना है ना उनको, ये देना है या नहीं, कंफर्म है या नहीं, तो ये सब आपको पूछना पड़ेगा। अरे बात को समझे? तो क्रेडिटर शुड हैव क्रेडिट बैलेंस, और एक बार उसका कंफर्मेशन भी कि उसके भी बुक्स में उतना ही, मतलब मेरे बुक्स में देना दिख रहा है तो सामने वाले के बुक्स में उतना ही लेना दिख रहा है, तो वो है क्या? अरे समझे? और ये जो बताया डेबिट बैलेंस अगर है, तो या तो उनसे हमको बिल नहीं आया, हमने बिल नहीं आया, या फिर आया हमने एंट्री नहीं मारी, ऐसा भी हो सकता है। बिल दिया उसने हमको, क्लाइंट ने दिया, हमने एंट्री नहीं मारी। तो ये सब चीजें आपको चेक करना पड़ेगा अगर कोई डेबिट बैलेंस है, राइट? तो ये हो गया ऑल अबाउट करंट लायबिलिटी, ये पूरे पॉइंट लिखे। कमिंग टू एसेट साइड, फिक्स्ड असेट, ये ऑलरेडी बता दिया था। फिक्स्ड असेट में सबसे पहले कौन से असेट्स पे डिप्रिसिएशन लगेगा, ये आपको चेक करना है। फिर आप डिप्रिसिएशन प्रॉपर रेट से लगाए हो नहीं, ये चेक करो। फिर साल भर में कोई एडिशन इन एसेट्स है क्या, एडिशन, और उसके बिल आपके पास रखना, क्योंकि जब केस स्क्रूटनी में लगती है गाइज, ध्यान दो, मैंने बहुत सारी स्क्रूटनीज अटेंड किया, अपील्स अटेंड किए, तो सबसे पहले आपको फिक्स्ड असेट्स के बिल मांगते। तो आप ये जो एंट्री देखो, जैसा ये ओपनिंग बैलेंस है आपका, डेबिट मतलब कोई नई एसेट्स आपने परचेस की होगी तो यहां पे आएगी। क्रेडिट मतलब आपका यहां या तो डेप्रिसिएशन आएगा, ध्यान से सुनो, क्रेडिट में क्या आएगा, या तो डेप्रिसिएशन आएगा, या फिर अगर वो एसेट आपने सेल किया तो आएगा, है ना, डेप्रिसिएशन या फिर एसेट सेल किया, राइट? तो ओपनिंग बैलेंसेस लास्ट डेप्रिसिएटेड डब्ल्यूडीवी बैलेंसेस बराबर है क्या? इस साल कोई एसेट परचेस की होगी तो वो डेबिट हो जाएगी। देखो यहां पे इतनी सारी एसेट हमने परचेस की, जैसे देखो ये फर्नीचर की एंट्री हमने ली है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू नमिता सेल्स, नमिता सेल्स से हमने फर्नीचर परचेस किया, ये एंट्री। अब ये फेब्रुवरी में लिया तो उसके ऊपर 50% डेप्रिसिएशन ही चार्ज होना चाहिए,
मैंने बताया था आपको, याद है आपको लास्ट लेक्चर में, ध्यान दो बेटा, मैंने बताया था कि अगर एसेट 180 डेज से कम यूज होती है, कब परचेस किया, कौन से दिन, देखो 15 फरवरी, तो आपके पास कब से कब तक थी, 15 फरवरी से लेके तो 31 मार्च तक एसेट थी, मतलब 180 डेज से कम यूज किया आपने, करो ना, 15 फरवरी से 31 मार्च, कितने दिन होते, मार्च के 31 और फरवरी के 13, 13 है ना, 8 और 5 13, 14 दिन, तो 31 और 14 मतलब आपने 45 डेज एसेट को यूज किया, मतलब लेस देन 180 किया ना, अरे 45 डेज यूज किया मतलब लेस देन 180, तो आपका डेप्रिसिएशन 50% ही लगेगा, तो ये जो भी डेप्रिसिएशन मारा वो 50% मारना चाहिए, अरे बात को समझे, यस सर। देन क्रेडिट मतलब ये पूरे डेप्रिसिएशन, ये देखो इस पे डेप्रिसिएशन नहीं आया है, ऐसे कौन कौन से आइटम है वो भी आपको दिखेंगे, जैसे ये आइटम पे डेप्रिसिएशन नहीं आया, शॉप या फिर एग्रीकल्चरल लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं आया होगा, एग्रीकल्चरल लैंड, तो ये एग्रीकल्चरल लैंड देखो ये सब पे डेप्रिसिएशन नहीं है, क्योंकि लैंड पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता, ये आपको देखना चाहिए। देन उसके बाद यहां भी एग्रीकल्चर लैंड है, बाकी डेप्रिसिएशन के एज पर प्रॉपर डेप्रिसिएशन के रेट्स जो उसके हिसाब से हुए, क्या डेबिट में एसेट्स के पूरे बिल्स आपको लगेंगे, ये आपको चेक करना है। उसके बाद अगर असेट आप बेचते हो तो हमेशा याद रखना डेप्रिसिएबल असेट पे हमेशा याद रखना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कभी भी नहीं होता। डेप्रिसिएबल असेट कितने भी दिन तक यूज करो, इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही उसके ऊपर लगे, ओके। तो सब पॉइंट वहां पे दिए देखो, इफ depreciable assets sold during the year, it will be attract a short term capital gain and not long term, हमेशा याद रखना, गेन या लॉस जो भी रहे। देन कमिंग टू इन्वेस्टमेंट गाइस, इन्वेस्टमेंट में आपको सबसे पहले जैसे ही आप जाएंगे तो सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या एफडी है, शेयर्स का, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, तो क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला है या शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिला है, ये सब पूरे पॉइंट्स चेक करना पड़ेगा। अगर इन्वेस्टमेंट आपने सेल किया है, इन्वेस्टमेंट को सेल किया, तो क्या प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के ऊपर गेन कैलकुलेट हुआ है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, राइट, वो सब गेन्स आपको देखना पड़ेगा। तो देखो इनकी ये एफडी है, एफडी, तो ये एफडी 3,04,742 की थी, इस साल इंटरेस्ट मिला होगा, तो देखो इंटरेस्ट की एंट्री पास की, एफडीआर में ही वो इंटरेस्ट क्लब होता है, ध्यान से सुनो, वो जो इंटरेस्ट मिलता है वो एफडी में ही क्लब होता है, तो इसलिए इंटरेस्ट को डेबिट, एफडी को डेबिट किया और इंटरेस्ट को क्रेडिट किया, तो आपके एफडी की वैल्यू बढ़ गई। देखो आपकी एफडी की वैल्यू कितनी होगी ईयर एंड में, 3,19,000, जो स्टार्टिंग में 3,04,000, क्योंकि इंटरेस्ट उसमें ऐड हो गया। वैसे ही शेयर्स है तो शेयर्स पे डिविडेंड मिला है या नहीं, ये सब चीजें आपको चेक करना पड़ेगा। तो देखो, check all investments such as mutual fund, fixed deposit are entered in the books of account. Check whether dividend, capital gain, interest entries are passed in the books of account. If the investment is sold, अगर investment sold करते हो तो या तो आपको मतलब इंटरेस्ट इनकम है तो अदर सोर्सेस में जाएगी, या कोई गेन हुआ है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, या फिर वो तो कहां जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हेड में जाए, ओके, इसे देखना पड़ेगा। देन करंट असेट पे आते, करंट असेट में सबसे पहले आपको चेक करना है गाइस, टीडीएस की एंट्रीज आपने प्रॉपर पास की है क्या, टीडीएस की एंट्री, ध्यान से सुनो, टीडीएस टीसीएस जो भी, वो टीडीएस या टीसीएस आपके 26 एएस से मैच होना चाहिए, ध्यान से सुनो, 26 एएस जो रहता है आपको बताया था मैंने, तो वहां जितना टीडीएस है उतना ही टीडीएस आपके बुक्स में आना चाहिए, तो आपको उसको रिकंसाइल करना है। टीसीएस, अगर टीसीएस है मतलब हमने किसी को पे किया है, जैसे मैंने परचेस किया, देखो इस केस में टीसीएस है, तो ये मैंने परचेस किया है गाइस किसी से, और परचेस करते समय उसको टीसीएस दिया है सामने वाले को, तो मेरे बुक्स में रिसीवेबल दिखना चाहिए, टीडीएस रिसीवेबल, टीसीएस रिसीवेबल। कैश अकाउंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, डे वाइज आप चेक करेंगे कैश अकाउंट को, डे वाइज, हर डे वाइज ब्रेकअप चेक करेंगे, कैश कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखना गाइस। डेली ब्रेकअप F6 करके आप देखेंगे पूरे साल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे साल का देखेंगे, कैश कौन से भी दिन नेगेटिव नहीं हो, अगर कैश नेगेटिव हुई बुक्स में तो गड़बड़ हो जाए, राइट, नेगेटिव हुई तो रेड में हाईलाइट करता है टैली, तो ये कैश नेगेटिव नहीं होना चाहिए कोई भी दिन में, अगर है तो कैसे एडजस्टमेंट करना, या फिर आपकी कोई एंट्री छूटी है क्या, ये सीए को आपको पूछना पड़ेगा आपके, ओके। उसके बाद लोन्स एंड एडवांसेस, ये हमने दिया हुआ है, लोन्स एंड एडवांसेस सामने वाले को दिया हुआ है, उस पे आपको इंटरेस्ट मिला है क्या, मैंने अब ये लोन एडवांसेस दिया सामने वाले को, आपको दिया, तो उससे मुझे इंटरेस्ट आया है क्या, ये देखना पड़ेगा, फुकट में तो कोई किसी को पैसा नहीं देगा, तो आप ओपनिंग F12 करके एंट्रीज देखेंगे, ओपनिंग बैलेंसेस और ट्रांजैक्शन, क्या देखो यहां पे इंटरेस्ट की एंट्री नहीं ली, क्रेडिट, ये देखो ये बाबा राव अनासने को 81,272 दिया है,
लेकिन उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट की एंट्री नहीं, तो ये इंटरेस्ट की एंट्री पास करना पड़ेगा, मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए उसके ऊपर। भाई फुकट में तो मैं किसी को एडवांसेस देके नहीं रखूंगा, एक्सेप्ट जैसे ये साफल्य बिल्डर को दिया, मैंने कोई घर खरीदने के लिए उसको दिया, तो उसके ऊपर वो ब्याज नहीं देगा, वो उसके पास एडवांस दे के रखा है मैंने, राइट। डेटर्स चेक करो, डेटर का डेबिट बैलेंस होना चाहिए, यहां डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस है, ये क्यों है ये आपको चेक करना पड़ेगा। डेटर्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होना चाहिए। अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है, डेटर्स मतलब क्या, हमको उससे पैसा लेना है, हमको उससे क्या लेना है, पैसा लेना है, डेटर्स से हमें पैसा लेना है। अब क्रेडिट बैलेंस है मतलब क्या, क्या उसने ज्यादा पैसा देके रखा क्या भाई, या हमने बिल इशू नहीं किया, कुछ हो सकता है, तो आप उसको देखो। डेटर्स में कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होना चाहिए, ये क्यों है। अब बहुत बार क्या होता है, देखो स्वाइप सेल होते, स्वाइप सेल्स आपको मालूम होंगे, तो उनका पैसा बैंक में आ जाता है, तो बैंक की एंट्री के साथ इसको रिकंसाइल करना पड़ेगा स्वाइप सेल। तो ये सब पॉइंट्स आपको देखना पड़ेगा। डेटर्स में क्रेडिट बैलेंस नहीं, जीएसटी क्रेडिट का लेजर जो है वो मैच करना पड़ेगा आपको। तो ये पूरी एडजस्टमेंट एंट्री लास्ट में आपको पास करना पड़ेगा जब आप लेजर स्क्रूटनी की ये सब पॉइंट देखें। देखो, चेक वेदर ऑल बैंक अकाउंट्स आर एंटर्ड इन एज इन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में जो बैंक अकाउंट है वो पूरे क्लाइंट ने इस साल दिए क्या। हाँ, हो सकता है कि उसमें से कोई क्लोज हुआ या नया ओपन हुआ तो वो भी देना पड़ेगा। कैश शुड नॉट बी नेगेटिव, डे वाइज देखना है। चेक वेदर डेटर्स हैव क्रेडिट बैलेंस, है क्या क्रेडिट बैलेंस वो देखना है। टीडीएस या टीसीएस रिसीवेबल, इट शुड बी एज पर 26 ईयर्स, वो 26 ईयर्स के हिसाब से ही होना है। ये पूरे डिटेल्स आपको चेक करना पड़ेगा। एंड लास्टली पीटी पीएफ ईएसआईसी, इसका पेमेंट टाइम पे हुआ है क्या, इसके रिटर्न्स टाइम पे गए हैं क्या आपके, क्योंकि उसका रिपोर्टिंग भी हमको करना पड़ता है। तो ये पूरी चीजें आपको बैलेंस शीट में देखना पड़ेगा। गाइस, जब आप, ये बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फ्रेशर है, तो पहले आप बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनल करना सीखो, मतलब एंट्री मारना सीखो, और उसके बाद ये फाइनलाइजेशन वाले पॉइंट्स आप देखो तो आपको और अच्छे से समझेगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइनलाइजेशन पॉइंट्स इन ब्रीफ। आपको अगर और भी कोई दिक्कत जाती है, जो हम ऑडिट करते हैं ना, तब ये सब पॉइंट्स को हम लोग चेक करते हैं। अगर आपको और भी कोई दिक्कत जाती है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते। ओके गाइज, चल, थैंक यू, आई होप आपके समझ में आ गया।